नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं, सलाम करते हैं। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं दोस्तों, प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। बाल विकास यानी सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट दोस्तों, यह 12वां प्रैक्टिस सेट है और यह एक ऐसा प्रैक्टिस सेट है संपूर्ण आपके टीटी शिक्षक भर्ती में जो पूछे गए प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। ये प्रश्न संभावित प्रश्न हो सकते हैं, सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो गोल्डन वीडियो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए और बेहतर प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, ठीक है। और इसके पिछले प्रैक्टिस से देखना चाहते हैं बाल विकास के अदर सब्जेक्ट के, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आई बटन पे लिंक मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो सभी मेरे प्यारे भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, चलिए शुरू करते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट है और आज की क्लास में आज का कितना स्कोर आपका जा रहा है, नीचे आपको अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, सिलेक्शन की ओर ले जाती है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं होगा? ऐसा कार्य बताइए जो ऐसे विकासात्मक कार्य जो उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त ना हो। किस बाल्यावस्था का? उत्तर बाल्यावस्था। तो सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या आपका स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना या अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना और सीखना। तो विकासात्मक का जो उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं होगा, अगर आपको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो राइट ऑप्शन जाएगा दोस्तों, क्या नहीं है? देखिए, उत्तर बाल्यावस्था का विकासात्मक कार्य बी ऑप्शन नहीं होगा कि पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं का प्राप्त करना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट ऑप्शन नंबर बी। और यह क्वेश्चन आपका नेगेटिव क्वेश्चन था। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है कि सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या कहलाता है? जो बालक बालिकाएं होती हैं, समान परिपक्वन के पहले अगर वह प्रशिक्षित हो जाते हैं या प्रशिक्षित करना प्रत्येक बालक बालिका के लिए, उसके लिए प्रायः जो है समान कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है या दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। या लाभकारी हो या हानिकारक, इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो प्रत्येक बालक बालिका के लिए समान परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या कहलाएगा दोस्तों? तो सभी लोग जान चुके हैं कि राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाए कि लाभकारी हो या हानिकारक। यह इस पर निर्भर करता है, यह बालक बालिका के इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन के साथ जाएगा। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। मेरे सभी प्यारे मित्र जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, सदस्यता हासिल कर ली है, इस परिवार को बड़ा कर रहे हैं, इस परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, उन सभी मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को, उन सभी भाई बहनों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जायसवाल सर आपको सभी को सलाम करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिएगा। तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 वर्ष का राजू जो है, कितने वर्ष का राजू है? 5 वर्ष का राजू है, अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। 5 वर्ष का आपके कक्षा की विद्यार्थी है जिसका नाम राजू है, बालक है, और क्या है? खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। तो राजू शोर सुनकर उछलता है और बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। फिर राजू बिजली की गरजना सुनकर उछलता है। तो राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण होगा? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का, या प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन किस ऑप्शन के जाएगा? बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, कंसेप्ट बहुत ही गोल्डन वीडियो होगा। जितने मेरे भाई बहन वीडियो अंत तक देखेंगे, आज अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करके जाएंगे, आज अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जवाब आ चुका है, क्या हो जाएगा? तो यहां पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कह रहा है? शास्त्रीय अनुबंधन होगा। क्यों होगा? देखिए, मैं डिटेल के साथ कुछ चीजें लाया हूं। देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है आईवी सभी लोग जानते हैं, ईपी पावलोव जो द्वारा सन 1904 में प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो शास्त्रीय अनुबंधन के प्रतिपादक कौन है? आपके ईपी पावलोव हैं, और 1904 में प्रतिपादन किया था शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का। किसने किया था? ईपी पावलोव ने किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार, यानी शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के अनुसार, अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक उद्दीपन के
समान होने वाली अनुक्रिया शास्त्रीय अनुबंधन कहलाती है। यानी जो आपकी अस्वाभाविक उद्दीपन होता है और जो आपका उसके प्रति स्वाभाविक उत्पीड़न के समान होने वाली जो अनुक्रिया होती है उसी को ही शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, अर्थात उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित होना ही अनुबंधन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक करने के लिए। अगला प्रश्न है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण होगा। देखिए, बच्चे की जो बालक बालिकाएं होती हैं उनको सकारात्मक दंड क्या होगा, सकारात्मक दंड का एग्जाम्पल क्या होगा कि मित्रों के द्वारा उपहास उड़ा दिया जाए तो बच्चों के लिए वह सकारात्मक दंड होगा, या मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, या मीन मेक निकालना या बंद करना, या इनमें से सभी। तो दोस्तों, मेरे सभी प्यारे भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, आप ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो सकारात्मक दंड जो होगा इनमें से होगा मित्रों के द्वारा उपहास। अगर कोई बालक बालिका, आप अपने स्वयं अगर आप बालक में देखेंगे, आप लोग पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते होंगे, प्राइवेट कहीं भी, मतलब शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे बच्चों को या अपने बच्चों को देखते होंगे, तो क्या होगा, अगर मित्रों के द्वारा जो उपहास उड़ाता है तो वो बच्चे को सकारात्मक दंड पहुंचता है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन पहले ऑप्शन के साथ जाएगा, क्या हो जाएगा, मित्रों के द्वारा उपहास। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो ऐसा कथन दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, स्टेटमेंट है जो अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त ही नहीं है। तो राइट ऑप्शन किस ऑप्शन के जाएगा। देखिए दोस्तों, यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, इसमें अभिप्रेरणा का एक संदर्भ है। जो आपके बालक या बालिकाएं के अभिप्रेरणा के एक प्रक्रिया होती है उसका संदर्भ है कि कोई भी व्यक्ति हो लक्ष्य की ओर ले जाता है, जो भी अभिप्रेरणा होती है, और वह अभिप्रेरणा जो है व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं को भी संतुष्ट करती है, और जो अभिप्रेरणा होती है वह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता भी करती है, यानी कि यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखती है। तो देखिए, अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त कथन आपका डी ऑप्शन नहीं होगा, यह जो व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और ये आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए लाजवाब है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यह है कि कुछ लोगों को कहना है कि जब बालकों में गुस्सा आता है या बालकों को जब गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन से प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित हो जाता है। यानी कोई बालक बालिका जब गुस्सा आता है तो क्या वो खेलने चले जाते हैं, तो खेलने जब चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं होता, तो उनके व्यवहार में क्या है, प्रतिरक्षी तंत्र आपका प्रतिलक्षित होता है। कौन सा प्रतिरक्षी तंत्र उसमें प्रतिलक्षित होता है, प्रक्षेपण आपका प्रतिरक्षा तंत्र, या विस्थापन, या प्रतिक्रिया निर्माण, या उदात्तीकरण। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सटीक आंसर जाने के नीचे कमेंट बॉक्स के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए, वीडियो लाइक करने के लिए, और शिक्षा जगत को शेयर करने के लिए। तो राइट ऑप्शन आपका जाएगा विस्थापन के साथ, ऑप्शन नंबर बी। ये रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या कह रहा है, बेहतरीन प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है। 7वां प्रश्न क्या है कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन है ताकि संतुष्ट किया जा सके, दूसरों को संतुष्ट किया जा सके, जो हमारे प्रेरक होते हैं उनको संतुष्ट किया जा सके, जो हमारे उद्देश्य होते हैं, ठीक है, उनको संतुष्ट किया जा सके, जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं उनको संतुष्ट किया जा सके। तो समायोजन से तात्पर्य होता है स्वयं की विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना, ताकि क्या कर सके, ताकि जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको संतुष्ट किया जा सके। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी ऑप्शन के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा व्यवहार जो है भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। लाजवाब प्रश्न है, देखिएगा, ऐसा व्यवहार जो भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है, बाल अपराध होगा, कमजोरों को डराने वाला होगा, भगोड़ापन होगा, या शालीनता होगा। तो दोस्तों, ऐसा व्यवहार जो भावात्मक बाधा को ही प्रदर्शित नहीं करता, तो बाल अपराध में भावात्मक व्यवहार आपका प्रदर्शित करेगा, कमजोरों को डराने वाले में होगा, भगोड़ेपन में होगा, लेकिन शालीनता में नहीं होगा। ठीक है, जो आपका व्यवहार है भावात्मक बाधा को शालीनता में प्रदर्शित नहीं करता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। जो बालक निःशक्त होते हैं,
ठीक है, जो बालक निःशक्त होते हैं ऐसे बालकों को शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है? समावेशी शिक्षा द्वारा प्रावधान किया जा सकता है, मुख्य धारा में डालकर प्रावधान किया जा सकता है, समाकलन द्वारा प्रावधान किया जा सकता है, या इनमें से किसी के द्वारा प्रावधान किया नहीं किया जा सकता। तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। क्या प्रावधान किया जा सकता है? तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि समावेशी शिक्षा द्वारा जो है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने मेरे भाई बहनें शिक्षा को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी आपकी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं? देखिए, मानसिक मंदता की विशेषता होती है कि बुद्धि लब्ध जो है 25 से 70 के मध्य होना चाहिए, ये विशेषता है। ये जो जिनकी बुद्धि लब्ध IQ लेवल 25 से 70 के बीच होता है तो वो मानसिक मंदता में आते हैं, यानी उसकी विशेषता ही है। या आपकी धीमी गति से कोई भी बालक या बालिका है, ठीक है, वह धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी आपके क्या आएगा? मानसिक मंदता की विशेषता में आएगा। और वातावरण के साथ अनुकूलन में अगर कोई भी बालक बालिका कठिनाई कर रहा है, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो वो भी एक मानसिक मंदता की विशेषता में आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं अंतर वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, यह मानसिक मंदता की विशेषता की श्रेणी में नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है कि NCF 2005, ठीक है, NCF 2005 आपका जो दिया गया है, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों को अधिक महत्व दिया गया है, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को अधिक महत्व दिया गया है, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभव को अधिक महत्व दिया गया है, या बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को अधिक महत्व दिया गया है। तो NCF 2005 में जो गुणवत्ता आयाम का शीर्षक है उसके अंतर्गत किसको अधिक महत्व दिया गया है? तो उसके अंतर्गत जो है गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत जो महत्व दिया गया है वह बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को अधिक महत्व दिया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। कौन यहाँ पे TT एग्जाम को क्रैक कर रहा है? नीचे हैशटैग I do it, I can do it, यहाँ पे क्रैक लिखना है, ठीक है। MP टेट, C टेट, UP टेट, जो भी आप क्रैक करना चाहते हैं, हैशटैग आपको क्रैक करके यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता देना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी 2000 NCF 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? बेहतरीन प्रश्न है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कि कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा का संचालन हो, या प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा को ऐच्छिक हो, या इनमें से सभी। तो NCF 2005 निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया? सभी लोग जानते हैं, ये बार बार TT एग्जाम में पूछा जाता है कि कक्षा 10 तक की जो परीक्षा हो वह ऐच्छिक रूप में हो। यह जो संबंध है इसको सुधारों के सुझाया गया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है देख लेते हैं। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक होता है? कोई भी बालक बालिका हो, आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि कोई भी बालक बालिका है उसको दबाव अगर कम करना हो बालक बालिकाओं में, तो एवं परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक क्या होगा? कि कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण करना, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, या वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं करवाना, या विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए अभिन्न एजेंसियों की स्थापना करना। तो दबाव को कम करना हो और परीक्षा में सफलता के लिए जो आवश्यक होगा वह होगा कम अवधि में परीक्षाओं में अंतरण, ठीक है, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लाजवाब प्रश्न देख लेते हैं। हर एक प्रश्न आपके कंसेप्ट सिलेबस अनुसार है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना होता है, या जिन बालकों में उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता होती है उनकी पहचान करना होता है, या अधिगम की कठिनाइयाँ व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना होता है, या उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना होता है।
तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, इसका पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, शिक्षा को सपोर्ट करने के लिए। और जितने ने मेरे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं, एक बार शिक्षा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने परिवार में जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर माना जाता है? तो हम बात कर रहे हैं प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए, ठीक है, बेहतर की बात कर रहे हैं। बेहतर किसे माना जाता है? वीडियो अनुरूपण को माना जाता है, प्रदर्शन को माना जाता है, स्वयं के द्वारा जो किया गया अनुभव को माना जाता है, या इनमें से सभी? तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों में निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं दोस्तों? तो सभी लोग जानते हैं कि स्वयं के द्वारा जो किया गया कार्य और जो अनुभव होता है वह प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। यानी 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों के लिए, प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी हमारी हार्ड एवं सिलेक्शन वाली है। तो राइट ऑप्शन सी के साथ जाएगा, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव होगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। 16 नंबर प्रश्न है, और 16 नंबर प्रश्न लाजवाब प्रश्न है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। प्रश्न यह है कि खिलौने की आयु कहा जाता है या खिलौने का युग कहा जाता है? आयु यहाँ पर होगा, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है। तो खिलौने की आयु किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या इनमें से सभी? तो सभी लोग जानते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु माना जाता है, खिलौने का युग माना जाता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको नोट कर लेना। तो राइट ऑप्शन आपका ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? नेगेटिव प्रश्न है, तो ये जानना हमें जरूरी है कि पूर्व बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। खेलने की अवस्था होती है, प्रश्न करने की अवस्था होती है, अनुकरण करने की अवस्था होती है, दल एवं समूह में रहने की अवस्था होती है। तो अभी हमने पिछला क्वेश्चन क्या पढ़ा कि खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, खिलौने की आयु कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आयु कहा जाता है, लेकिन पूर्व बाल्यावस्था की जो विशेषता में अगर हम देखते हैं तो देखिए दल और समूह में जो बच्चों में विशेषता होती है, देखिए अवस्था खेलने की होती है, ये समझते हैं। जब आपका पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता अगर पूछा जाए तो देखिए दल और समूह रहने की आपकी अवस्था होती है पूर्व बाल्यावस्था की, ठीक है। आपके अनुकरण करने की अवस्था होती है, प्रश्न करने की अवस्था होती है, या खेलने की अवस्था होती है। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे। राइट ऑप्शन आ चुका है। देखिए सी टेट में आया हुआ प्रश्न है, यह सी टेट में और रीट एग्जाम में आया हुआ प्राइमरी लेवल में यह प्रश्न है, और इसका जवाब मैंने जब चेक किया तो हमें पता चला कि डी ऑप्शन सही होता है। तो खेलने की अवस्था जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, यह दिया गया है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका डी के साथ जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? जब हम उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो है भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान में, द्रव्यमान एवं संख्या में, या द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र दोनों में? तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो है भौतिक वस्तुओं के किस अवस्था तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो देखिए जब भी बालक उत्तर बाल्यावस्था में पहुंच जाता है तो बालक जो भी भौतिक वस्तुएं, द्रव्यमान है, संख्या है, क्षेत्र है, इन सभी आवश्यक तत्व में जो परिवर्तन होता है वह बच्चा क्या है, समझने लगता है। यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विकास का अर्थ क्या होता है? जो विकास है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला होगी, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला होगी, या अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला होगी, या आपके परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला होगी? राइट ऑप्शन क्या होगा? तो विकास का अर्थ क्या होता है? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाला जो परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है उसी को ही विकास कहा जाता है। विकास का अर्थ हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न लाजवाब है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? निगेटिव प्रश्न यहाँ पर, कि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं, सभी लोग जानते हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है,
विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, विकास जो है प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो विकास की अवस्थाएं होती हैं तो अपने अवस्था में प्रत्येक खतरे होंगे, सब में खतरे होते हैं। ठीक है, कोई भी लेवल हो विकास का, बिना खतरा का तो हो ही नहीं सकता, चांस लेना पड़ता है। और विकास जो है उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। विकास कभी कभी देखिए उकसाने और बढ़ावा देने से भी होता है। अगर आपको कहीं भी कोई निगेटिविटी शब्द दे देता है तो आप फिर क्या हो जाता है कि नहीं, अब मैं इसको करके रहूंगा। ठीक है, ये जो मोटिवेशन मिलता है उकसाने बढ़ावा देने से, तो विकास आपका उकसाने और बढ़ावा देने से भी होता है। और यहाँ पर दिया गया कि सत्य नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन क्या है? नहीं दिया गया, नहीं दिया गया, दोनों नेगेटिव मेल खा रहे हैं, तो आपका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन के साथ जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी क्या परिवर्तन क्या होता है? दोस्तों, किसी उद्दीपन में, अगर कोई भी उद्दीपन है जो निरंतर दिए जा रहा है, कोई भी बालक है, बालिका है, व्यक्ति है, उसको उद्दीपन निरंतर दिया जा रहा है, तो उसके जो व्यवहार में परिवर्तन आएगा, जो व्यवहार में होने वाला अस्थाई जो होगा वह अभ्यस्तता होगा, अस्थाई अधिगम कहलाएगा, अस्थाई या अधिगम होगा या अभिप्रेरणा होगा। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी व्यक्ति को अगर उद्दीपन निरंतर दिया जा रहा हो तो उसके व्यवहार में होने वाला जो अस्थाई क्या होगा, तो अस्थाई अभ्यस्तता कहलाएगी। ठीक है, अस्थाई अभ्यस्तता यहाँ पे आ जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग जो है अध्यापक को नहीं करना चाहिए? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं कि विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में जो परिवर्तन होता है उसके लिए किस विधि का प्रयोग जो है अध्यापक को नहीं करना चाहिए। आप लोगों को कौन सा विधि का प्रयोग नहीं करेंगे विद्यार्थियों के अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए? कि दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही आ गया भैया। किसी देखिए आपको नेगेटिव शब्द ढूंढना, नेगेटिव शब्द देखना है, नेगेटिव ऑप्शन देखना है, तो सभी लोग जानते हैं पेडागोजी में दबाव शब्द जो है ठीक है दोस्तों, शिक्षा में दबाव शब्द जो है निगेटिव होता है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, अगर विद्यार्थियों में अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाना है तो आप जो है किसी बालक या बालिका में किसी बात पर दबाव का विचार के लिए राजी करना या राजी नहीं कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 23 नंबर प्रश्न दिया गया है कि उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उपलब्ध अभिप्रेरक के संबंध में कथन कौन सा सही है, यह आपको बताना है कि उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं को संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरकों को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, या इनमें से सभी। तो उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में कौन सा कथन सही होगा? तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं जब भी हम उपलब्ध अभिप्रेरक की बात करते हैं, उसके संबंध में कुछ कथन की बात करते हैं, तो उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाएगा, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो भी आपका उपलब्ध अभिप्रेरक है, अगर व्यक्तिगत क्षमता के संतुष्टपूर्ण है, आपकी जो क्षमता है आप उसमें संतुष्ट हैं, तो जो उपलब्धि होगी वह अभिप्रेरक को विकास को प्रेरक माना जाएगा, यानी उसमें जो उपलब्धि अभिप्रेरक की उसमें विकास हो रहा है। ठीक है, तो विकास में प्रेरक माना जाएगा। ठीक है, मोटिवेशन माना जाएगा कि बिल्कुल सही बात है। और यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है, यदि आप और हमारे, ठीक है, और भी जितने भी शिक्षक बंधु हैं, तो व्यक्तियों के मध्य जो है प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाएगा। व्यक्तियों पर मध्य प्रतियोगिता हो रही है, यानी कि समाज में, समाज कौन है? आप, हम और लोग, ये सभी समाज है। जो व्यक्ति हैं ये सभी समाज है, तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाएगा। यानी इनमें से सभी जो है उपलब्ध अभिप्रेरक के संबंध में सभी कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। राइट ऑप्शन डी ऑप्शन के साथ जाएगा। अब अगला प्रश्न कह रहा, प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 5 प्रश्न और रह गए हैं, बेहतरीन है, प्रैक्टिस सेट जाएगा दोस्तों, बेहतरीन गोल्डन वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को सपोर्ट करते हैं दोस्तों। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। जब भी बालक, आप देखिए आपका भी बालक हो सकता है, ठीक है, आपका भी बालक हो सकता है,
और आपके आसपास भी बालक हो सकते हैं। तो आप बालक में देखेंगे जो बालक 6 से 10 वर्ष के में होते हैं, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में होते हैं, बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में या विद्यालय में। तो देखिए 6 से 10 वर्ष में तो पहले इतनी धर्म की तो समझ होती नहीं है और शरीर में भी इतना नहीं होता है, ना ही तीसरा ऑप्शन जाएगा यौन संबंध में। तो देखिए 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक कहाँ पर रुचि लेता है, तो विद्यालय में लेता है। क्यों लेता है कि 6 से 10 वर्ष में जाएंगे घर से विद्यालय में, वहाँ खेलने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, साथी मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, यार मिलेंगे। तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, विद्यालय में जाने के लिए प्रारंभ करते हैं। रुचि जो है विद्यालय में उनका ज़्यादातर होता है। तो राइट ऑप्शन आपका डी के साथ जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव जो है मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है। ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क जो है एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चिंतन के या चेतन के 3 स्तर हैं। यह गुण सिद्धांत व्यक्त करता है, प्रकार सिद्धांत व्यक्त करता है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत व्यक्त करता है, या आपका व्यवहारवाद सिद्धांत व्यक्त करता है। राइट ऑप्शन क्या होगा, नीचे आज अंत में कमेंट करना है। 30 में से आप लोगों का स्कोर क्या है। तो कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो आपका कहलाएगा विश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहलाएगा। राइट ऑप्शन आपका सी के साथ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण होगा। आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपके अगर आप स्वयं समझिए, आपके जो विद्यार्थी हैं, अगर आप अपने विद्यार्थियों को अच्छे मानसिक स्वास्थ्य उनका बनाए रखें कि आपके जो बालक बालिका हैं उनका जो मानसिक स्वास्थ्य हो अच्छा हो, इसके लिए कौन सा तरीका आप अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, रुचियों में भिन्नता होनी चाहिए, या अध्यापक की भूमिका, या विद्यालयी वातावरण। तो सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या होगा, अधिक तरीका जो वैसा तरीका जो अधिक महत्वपूर्ण हो विद्यार्थियों या बालक बालिकाओं में अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, तो वह होगा अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। अध्यापक की भूमिका भी होती है कि आप कैसा मानते हैं, ठीक है, और विद्यालय का वातावरण कैसा है, इनकी भी दोनों, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। छोटा सा प्रश्न है, लेकिन कहते हैं ना, घाव करे अति गंभीर, देखन में छोटन लगे, या देखन में ओछन लगे, घाव करे अति गंभीर। ये कहावत आपने सुनी होगी, ठीक है। तो वही कहावत है कि कोई भी प्रश्न छोटा नहीं होता है दोस्तों, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से, ठीक है। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है में आते हैं, यानी कि जो कमजोर वर्ग के बालक हैं उनसे तात्पर्य किस में आते हैं। ऐसे अभिभावकों के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा, यानी कि न्यूनतम सीमा की वार्षिक आयु के नीचे के वर्ग में आते हैं, या ऐसे अभिभावक के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित हैं। तो कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या होगा दोस्तों, से तात्पर्य किस में आते हैं, तो सभी लोग जानते हैं, ऐसे बालक जो अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित हैं कि ये कमजोर बालक हैं, ठीक है। तो कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य होता है कि ऐसे अभिभावक के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित है, जो सरकार द्वारा जो सीमा निर्धारित है कि ये कमजोर वर्ग के बालक है। तो वहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन के साथ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, देखिएगा ध्यान पूर्वक, बेहतरीन प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई एक्ट जो है आपका, आरटीई एक्ट जो आपका 2009 है, उसमें निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो प्रवेश कर रहे हैं विद्यार्थी उनकी संख्या 200 से अधिक है, तो विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात क्या होगा, 1:30 होगा, 1:35 होगा, 1:40 होगा, या 1:50 होगा।
तो RT एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक में यदि प्रवेश के विद्यार्थियों की विद्यालय में अगर संख्या 200 से अधिक है तो जो प्रत्येक विद्यार्थी का अनुपात 1:40 होगा, यानी राइट ऑप्शन आपका बी के साथ जाएगा 40। ठीक है, यहाँ पे तीसरे ऑप्शन लेकिन ऑप्शन बी लिखा हुआ है तो 40 यहाँ पे सही जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ध्यानपूर्वक कि क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। नेगेटिव प्रश्न है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कथन देखते हैं कि यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। यह स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में जो आपका कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है, देखिए क्रियात्मक अनुसंधान के जो संबंध में कथन है कि यह अध्यापक एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही हम मानते हैं। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, ये भी हम मानते हैं। और यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए होता है। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में जो कथन है ये भी बात सही है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन दिया ये थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, कि व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इनमें किया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान में जो है व्यापक स्तर पर अगर निर्णय लेना हो तो सूचना संकलन का कार्य जो है क्रियात्मक अनुसंधान में नहीं किया जाता है। तो नेगेटिव प्रश्न कौन सा कथन सही नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन आपका जो कथन दिया गया यह क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कथन सही नहीं दिया गया है। अंतिम प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का कि इनमें से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं। ये भी नेगेटिव प्रश्न है। तो शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है यह आपको बताना है कि शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण अन्वेषण है। तो दोस्तों शिक्षण के बारे में सभी लोग जानते हैं शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, ये कथन बिल्कुल सही बात है, सुधार किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण आपकी औपचारिक रूप में भी होती है और आपके अनौपचारिक रूप में भी होती है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, यह भी सही बात है। जो शिक्षण पेडागोजी होता है यह विज्ञान के साथ साथ कला भी होती है, बिल्कुल सही बात है, लॉजिकल भी होता है। ठीक है, तो अब बात है डी ऑप्शन बचता है। जब ये 3 हो गए तो मतलब डी हमारा सत्य नहीं होगा, यानी शिक्षण में अन्वेषण जो है शिक्षण के बारे में सत्य नहीं दिया गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों को धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, वीडियो को वॉच करने के लिए, अंत तक देखने के लिए और 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को 30 महत्वपूर्ण प्रश्न के प्रैक्टिस सेट को अटेंड करने के लिए और नीचे कमेंट करने के लिए कि आज की क्लास में आज के प्रैक्टिस सेट में आपका कितना स्कोर जा रहा है भैया, कितना जा रहा है। जितने मेरे भाई बहन 22+ अगर स्कोर कर रहे हैं तो एग्जाम में सिलेक्शन नहीं टॉप रैंक हासिल करेंगे। डेली वॉच करते हैं, वीडियो देखते हैं और मेहनत कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए, उनका सपना जरूर साकार होगा। तो सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।